राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग ईयरफोन यूज करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक लाइन है, हर रिलेशनशिप तुम्हारे थॉट से शुरू होता है। फिर मैरी डायमंड एक बात बोलती है, वो कहती है यूनिवर्स हर वक्त सुन रहा है, सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग, एहसास, डिजायर, इच्छा, सब कुछ यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए तुम जो बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनने लगती है। मारी एक डायरेक्टर के घर गई। उस डायरेक्टर का घर बहुत सुंदर था, लेकिन एक पेंटिंग देखकर मारी ने पूछा, ये पेंटिंग किसने बना? डायरेक्टर ने बोला, मैंने। मारी बोली, मुझे पहले से ही पता था। डायरेक्टर हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मारी बोली, क्योंकि इस पेंटिंग में तुम्हारी एनर्जी और क्रिएटिविटी दिख रही है। बुक का पॉइंट ये है कि जब हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे थॉट्स और इमोशन की एक छाप छूट जाती है, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो या किसी के साथ रिलेशनशिप। उस डायरेक्टर के लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहता था, लेकिन सालों से उसे कोई मिल ही नहीं रहा था। मारी ने उसे ऑब्जर्व किया और एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। उसके घर की हर दीवार पर सिर्फ एक ही पर्सन की पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर जगह उसकी खुद की चीजें थी। मतलब उसके घर में कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं था जो ये दिखाए यहाँ दो लोग रहते हो। मारी ने डायरेक्टर से कहा, तुम बोल रहे हो कि तुम्हें लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन तुम्हारे एक्शंस कुछ और कह रहे हैं। बुक कहती है, सिर्फ सोचना काफी नहीं, तुम्हारे एक्शन भी उसी डिजायर को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर थॉट्स और एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो तुम मिक्स सिग्नल भेजोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे विशेष नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या फील करते हो, तुम क्या बोलते हो और सबसे इम्पोर्टेंट तुम क्या करते हो। ये सब मिलके सिग्नल बनता है। मारी ने तुरंत उस डायरेक्टर से बोला, अपने घर में पार्टनर के लिए भी जगह बनाओ। उसने घर की डेकोरेशन बदली। अब घर ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ दो लोग रहते हो। कुछ ही महीनों बाद उसकी मुलाकात उसकी फ्यूचर वाइफ से हुई और उसके बाद उनकी शादी हो गई। बुक स्टोरी को एग्जाम्पल के रूप में यूज करती है कि एक्शन को भी अपने डिजायर के साथ अलाइन करो। अक्सर हम सिर्फ अपने वर्ड्स बदलते हैं, लेकिन हमारे अंदर का बिलीफ कुछ और ही होता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा उन्हीं अंदर वाले बिलीफ्स पर रिस्पॉन्स करता है। डायरेक्टर की असली प्रॉब्लम क्या थी? बुक बताती है कि उस डायरेक्टर के अनकॉन्शियस थॉट, अंदर की सोच कुछ और ही थे, और वो कहता था मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल और उसके एक्शन कह रहे थे मैं अकेला रहने वाला हूँ। इसीलिए उसने अपने पार्टनर के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई अपने घर में। इसी कारण उसके रिजल्ट भी वैसे ही आ रहे थे। और जब उसने अपने एक्शंस बदले और अपने पार्टनर के लिए जगह बनाई, तब उसने यूनिवर्स को एक नया सिग्नल दिया। फिर उसकी मुलाकात उसकी फ्यूचर वाइफ से हुई। बुक कहती है, एक्शन बहुत पावरफुल होते हैं। एक्शन भी एक थॉट का फिजिकल फॉर्म होता है। मतलब हर एक्शन पहले एक थॉट था, इसीलिए जब तुम कोई एक्शन लेते हो तुम अपने बिलीफ को भी रीइंफोर्स करते हो। अब मैरी डायमंड अपने बुक लेवरेजिंग द यूनिवर्स का एग्जांपल देती है। एक लेडी को परफेक्ट लाइफ पार्टनर अटैक करना था। उसने अपने माइंड में डिटेल्स इमेजिन किया उसका पार्टनर कैसा होगा, लेकिन मारी जब उसके घर गई तो उसने देखा गैरेज में सिर्फ उसकी कार की जगह थी, दूसरी कार की जगह थी ही नहीं। मारी ने तुरंत समझ लिया, ये लेडी बोल तो रही है कि पार्टनर चाहिए, लेकिन उसकी लाइफ में उसने अपने पार्टनर के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ा है। फिर मारी ने उनसे कहा, सबसे पहले गैरेज साफ करो। उसने पूछा, क्यों? मारी ने कहा, क्योंकि अगर तुम सच में बिलीव करती हो कि तुम्हें पार्टनर चाहिए और तुम्हारा पार्टनर आएगा, तो उसके कार के लिए भी यहाँ जगह छोड़नी चाहिए। ये एक सिंबॉलिक एक्शन था। मतलब तुम अपने एक्शन से भी ये दिखाओ कि तुम मेंटली रेडी हो। अगर तुम लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहती हो तो उसके लिए अपने लाइफ में जगह बनाओ। फिर उस लेडी ने वही किया। उसने गैरेज साफ किया, अपनी कार एक साइड पार्क की, दूसरी साइड बिल्कुल खाली छोड़ दी। अलमारी को भी अपने पार्टनर के लिए प्रिपेयर कर दिया। घर में ऐसे चेंजेस किए जैसे कोई और भी साथ रहने वाला हो। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसने अंदर से मानना शुरू कर दिया था कि उसका पार्टनर जरूर आएगा। बुक के अकॉर्डिंग कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके फ्यूचर हस्बैंड से हुई और दोनों की शादी हो गई। बुक का कहना है कि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, तो तुम अपने गोल के हिसाब से जीना शुरू कर दो। अब ऑथर अपनी सिस्टर ग्लेंडा की स्टोरी बताती है। ग्लेंडा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती और वो सिर्फ इमेजिन करने पर नहीं रुकी। उसने ऐसे एक्शन लेने शुरू किए जैसे उसका सिलेक्शन हो चुका हो। उसने अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, घर में सामान सॉर्ट किया, जो चीजें नहीं चाहिए थी उनको हटा दिया, पैकिंग की, प्लानिंग कर ली। मतलब उसने एक्ट एज इफ किया, यानी ऐसे बिहेव करना जैसे अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी हो। ध्यान रहे,
बुक का मतलब ये नहीं है कि बिना प्रैक्टिकल प्लानिंग के बस एक्टिंग करो। बुक ये कहना चाहती है कि अगर तुम किसी गोल के लिए सीरियस हो तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल प्रिपरेशन भी शुरू करो। ग्लेंडा सिर्फ सोच नहीं रही थी, वो पूरी तरह मेंटली और प्रैक्टिकली रेडी थी। उसने अंदर ही अंदर ये मान लिया था कि अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं रेडी रहूंगी। यही उसका स्ट्रेंथ था। यहाँ बुक कहना चाहती है कि बस इमेजिन करो और सब मिल जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो। अगर तुम किसी चीज को सच में चाहते हो तो उसके लिए रेडी भी रहो। एग्जाम्पल, मान लो किसी कंपनी ने अचानक इंटरव्यू का कॉल कर दिया और तुमने रिज्यूमे ही नहीं बनाया, डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं किए, स्किल ही प्रैक्टिस नहीं की, तो अपॉर्चुनिटी आकर भी निकल सकती है। लेकिन अगर सब रेडी हो तो तुम कॉन्फिडेंटली रेडी होकर जा सकते हो। इसीलिए बुक कहती है बी रेडी टू रिसीव, यानी रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहो। अगर तुम बोलते हो कि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए तो रेज्यूमे रेडी करो, स्किल इंप्रूव करो, जॉब पोर्टल चेक करो, इंटरव्यू प्रैक्टिस करो। ये सब दिखाता है कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए रेडी हो। देख भाई, सिंपल शब्द में बोलूँ तो अगर तुझे लगता है कि अच्छा मौका आएगा तो उसका वेट करते हुए खाली मत बैठ। आज से ही अपनी तैयारी पूरी रख। मौका कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन जब आए तो तू बिल्कुल रेडी होना चाहिए। अब बुक एक क्वेश्चन पूछती है, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है? ऑथर कहती है, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन पूरी चैप्टर की फाउंडेशन इसी बात पर है। सोचो, अगर तुम खुद ही अपने बारे में रोज ये बोलते हो, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लकी नहीं हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। फिर जब कोई दूसरा भी तुम्हें इग्नोर करेगा तो तुम ज्यादा हर्ट होगे। लेकिन अगर तुम अपने बारे में सोचो, मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझ में कमियां हैं लेकिन मैं उसे सीख रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं सेल्फ लव मतलब मैं सबसे बेस्ट हूँ। नहीं, बुक का मतलब ये नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी केयर करना, अपनी गलतियों से नफरत नहीं, उनसे सीखना, अपने आप को नीचा न दिखाना। बुक का मेन पॉइंट है खुद पर भरोसा रखना। जब तुम खुद को प्यार और रिस्पेक्ट देते हो तो तुम दूसरों से भी वैसे ही बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कॉन्फिडेंट लोग अक्सर अपनी बाउंड्रीज बेटर सेट कर पाते हैं और अनहेल्दी बिहेवियर को नॉर्मल नहीं मानते। अब बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वही तुम्हारी लाइफ में और बड़ा दिखने लगता है। ये रूल सिर्फ पैसा या हेल्थ पर नहीं, रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, उसमें 10 अच्छी क्वालिटीज है और 2 बुरी, लेकिन तुम रोज उसकी सिर्फ 2 बुरी आदतों के बारे में ही सोचते रहते हो। जैसे ये लेट आता है, ये फोन ही नहीं उठाता। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही नोटिस करेगा। फिर तुम्हें लगेगा इसमें तो कोई अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में उसके पास बाकी 10 अच्छी क्वालिटीज भी है। बस तुम्हारा फोकस बदल गया है। बुक का कहना है अगर किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है तो उस इंसान की अच्छी क्वालिटीज की लिस्ट बनाओ। जैसे ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, हेल्प करता है, फैमिली की केयर करता है, बहुत फनी है। बुक कहती है जितना तुम अप्रिसिएशन करोगे उतना ही तुम्हारा एटीट्यूड उसके लिए सॉफ्ट होता जाएगा और कई बार सामने वाला भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगता है। जेम्स रे बोलते हैं, अगर तुम किसी इंसान को बार बार एक पॉजिटिव इमेज में देखते हो तो तुम उसके साथ वैसे ही बिहेव करने लगते हो और बिहेवियर बदलने से रिलेशनशिप भी इंप्रूव होने लगता है। अब बुक एप्रिसिएशन के पावर के बारे में बात करती है। जब तुम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो तो सिर्फ उस इंसान को ही अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे अपने मूड को भी बहुत बेटर फील होता है। इसीलिए एप्रिसिएशन एक गिफ्ट है जो देने वाले को भी खुशी देता है और रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करता है। तो हर वक्त कंप्लेन मत करो, एप्रिसिएशन ढूंढो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम इग्नोर कर दो, इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम ही मत देखो, इंसान की अच्छाइयाँ भी देखो। ये तुम्हारे बिहेवियर को पॉजिटिव बना सकती है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर तू किसी इंसान में बुराई ही देखेगा, बुराई ही ढूंढेगा तो वही दिखेगी, लेकिन अगर उसकी अच्छाई देखना शुरू करेगा तो रिलेशनशिप में वार्मथ और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अब लिसा निकोलस एक इम्पॉर्टेंट बात कहती है। वो कहती है तुम किसी और को उतना ही प्यार दे सकते हो जितना तुम खुद को देते हो। मतलब अगर तुम खुद को ही पसंद नहीं करते, हर वक्त खुद की ही बुराई करते रहते हो तो दूसरों से भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। सोचो, एक ग्लास है, अगर ग्लास आधा भी भरा नहीं है तो उसमें से किसी और को पानी कैसे दोगे? वैसे ही अगर तुम्हारे अंदर ही सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की कमी है तो तुम दूसरों से हमेशा वैलिडेशन, अप्रूवल मांगते रहोगे। जैसे उसने मेरी तारीफ नहीं की, उसने मेरे मैसेज को लेट क्यों देखा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तुम्हारी खुशी दूसरों के एक्शन पर डिपेंड होने लगती है। बुक का कहना है पहले खुद को एक्सेप्ट करो, खुद की केयर करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, तब तुम दूसरों को भी बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार दे पाओगे। अगर तुम खुद को प्यार नहीं करते तो तुम यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हो कि तुम प्यार के लायक नहीं हो।
बहुत लोग सोचते हैं कोई मुझे प्यार करेगा तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। बुक कहती है पहले खुद को कंप्लीट फील करना सीखो, फिर रिलेशनशिप एक एडिशन बनेगा, ना कि जरूरत। यही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी में भी हेल्दी रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। अगर तू खुद ही अपना रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हर वक्त दूसरों से रिस्पेक्ट मांगता रहेगा। पहले खुद की वैल्यू समझ, फिर दुनिया भी तुझे अलग नजरिए से देखने लगेंगी। दूसरों की बुराई नहीं, अच्छाई देखो। अब बॉब प्रॉक्टर कहते हैं हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर सिर्फ उसकी गलतियां देखते रहते हैं। बुक फिर से कह रहा है तुम जिस चीज पर ज्यादा फोकस करोगे तुम्हारा दिमाग वही ज्यादा नोटिस करेगा। अब मार्की सिमोफ एक एक्सरसाइज बताती है, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो अगले 30 दिन तक सिर्फ उसकी अच्छी क्वालिटीज लिखो। रोज एक नोटबुक में लिखो, ये केयरिंग है, ये मेहनती है, ये फनी है, ये फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, ये मेरी हेल्प करता है। बुक कहती है जब तुम अप्रिसिएशन की हैबिट बनाओगे तो कंप्लेंट्स धीरे धीरे खुद ही कम होने लगेंगी। लिजा निकोलस कहती है बहुत लोग अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं, जैसे वो मैसेज करेगा तब मैं हैप्पी होऊंगा, वो मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होऊंगा। बुक के हिसाब से ये गलत हैबिट है। खुशी पहले अपने अंदर डेवलप करो, दूसरे लोग खुशी में ऐड कर सकते हैं, उस खुशी का सोर्स नहीं बन सकते। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा रिलेशनशिप की शुरुआत खुद से होती है। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो तुम दूसरे को भी रिस्पेक्ट दोगे और अनहेल्दी बिहेवियर को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे। खुद से प्यार करो। सेल्फ लव का मतलब खुद की केयर करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद की रिस्पेक्ट करना है, अपनी वैल्यू समझना है, ईगो नहीं। एप्रिसिएशन की हैबिट बनाओ। हर इंसान में कमी भी होती है, अच्छाई भी होती है, सिर्फ कमी पर फोकस मत करो, अच्छाई भी नोटिस करो। थॉट्स प्लस फीलिंग्स प्लस एक्शंस। बुक कहती है अगर तुम किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ बोलना नहीं, अपने बिहेवियर में भी रिस्पेक्ट, काइंडनेस और अप्रिसिएशन दिखाना होगा। लव सबसे पावरफुल इमोशन है। लव सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। लव यानी जो पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, नेचर के लिए, भगवान के लिए, अपने काम के लिए होता है। अगर सिंपल शब्दों में पूरे चैप्टर को समझाओ तो देख भाई, इस चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट है या हर प्रॉब्लम इग्नोर करनी चाहिए। असली बात ये है कि अगर तू हर वक्त सिर्फ बुराई देखेगा तो रिलेशनशिप और खराब हो सकता है, लेकिन अगर तू अच्छाई को भी नोटिस करे, रिस्पेक्ट दे और खुद की भी वैल्यू समझे तो हेल्दी रिलेशनशिप बनने के चांसेस बढ़ते हैं। और जहाँ रिस्पेक्ट या सेफ्टी ना हो वहाँ सिर्फ पॉजिटिव सोच से काम नहीं चलेगा, वहाँ प्रैक्टिकल डिसीजन और बाउंड्रीज भी होने जरूरी होते हैं। अब तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।